हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हैं और आज हम पढ़ेंगे कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है। फैराडेज ने इलेक्ट्रोलिसिस के 2 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ के बारे में आज हम समझने वाले हैं कि क्या कहता है फर्स्ट लॉ, उसके बेस पर क्या फार्मूला आया, फार्मूला से कैसे न्यूमेरिकल करते हैं और एक यूनिटरी मेथड से कैसे न्यूमेरिकल करते हैं। बुक उठाओगे तो तुम्हें यूनिटरी मेथड दिखेगा, फार्मूला नहीं दिखेगा, बट हम दोनों मेथड से एक ही न्यूमेरिकल को करने की कोशिश देखेंगे। इच्छा तुम्हारी है, किसी से भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है? देखो, 2 लॉज थे फैराडे के। जो नंबर 1 लॉ है वो कहता है कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन amount of a chemical reaction, क्या कहता है, लिख लो, फिर समझा भी दूंगा। द अमाउंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, मास ऑफ और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पे कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ या कितना लिबरेट हुआ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करी। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये बोलता है कि एक आपने अभी तक देखा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, नॉर्मल इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो रहा था कि एनोड से मटेरियल हटता था, कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाता था। तो कितना डिपॉजिट होगा या कितना लिबरेट होगा, ये डिपेंड करेंगे कि आपने उसको कितनी इलेक्ट्रिसिटी, जो बैटरी के साथ कनेक्शन कर रहे थे, वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी दी है, कितने टाइम के लिए दी है। समझे? तो ये पहला लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, पहला फैराडे ने दिया हुआ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। तो उसने बोला कितना मास डिपॉजिट होगा। मास को मैं इन बुक में W लिख रखा है, वेट या मास। तो ये बोलते हैं कि ये डायरेक्टली जो होगा वो डिपेंड करेगा, W डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी दी। इलेक्ट्रिसिटी दी मतलब इलेक्ट्रॉन्स दिए, मतलब चार्ज दिया होगा, यानी कि ये डायरेक्टली चार्ज के ऊपर प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा चार्ज दोगे सेल को, उतना ज्यादा मटेरियल लिबरेट या डिपॉजिट होगा। जितना लिबरेट होगा उतना ही डिपॉजिट होगा। तो कितना मास डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा कितना आपने चार्ज दिया है। जितना आपने चार्ज दिया है उतना ही ज्यादा मास डिपॉजिट होगा। तो यहां से मैं क्या करता हूं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर अगर इक्वल टू का साइन ले आऊं तो मुझे कांस्टेंट लाना पड़ेगा। मुझे क्या लाना पड़ेगा? कांस्टेंट लाना पड़ेगा। ये जो कांस्टेंट आया इसको बोलते हैं फैराडेज कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? फैराडेज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? फैराडेज कांस्टेंट। अब तुम्हें पता है Q का फॉर्मूला होता है I और इंटू टी, करंट इंटू टाइम। तो यहां से W या M, कुछ इसको M भी बोलते हैं, मास लिबरेटेड या मास डिपॉजिटेड या W, तो ये बन गया ZI इंटू टी। ये फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ने पहला बात। इसको फैराडेज कांस्टेंट की जगह इसको एक टेक्निकल नाम दिया गया जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको फैराडेज कांस्टेंट बोल सकते हो, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोल सकते हो। बुक में तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, हमें ये भी पढ़ना है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन पेपर में पूछी गई है, लिख लो कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है इसका। पेपर में तुम्हें Z की वैल्यू डायरेक्ट नहीं गिवन होगी, तुम्हें Z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो Z की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है मैं लिख देता हूं, उसको नोट कर ले। समझ रहे हो? तो Z का फॉर्मूला है वो है E डिवाइडेड बाय F। E डिवाइडेड बाय F। इस F को फैराडेज कांस्टेंट बोलते हैं। इस F को बोलते हैं फैराडेज कांस्टेंट ज्यादातर, जिसकी वैल्यू है 96500 कूलम्स। कई बुक्स में इसको 96485 कूलम्स भी लिख रखा है। ये F की वैल्यू बोल रहा हूं मैं। अगर तो तुम्हें ये दे दी गई पेपर में तो तुम ये लिखोगे, कुछ नहीं दे रखा तो ये राउंड ऑफ वैल्यू लिखोगे 96,500 कूलम। तो ये जो है ये तो था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये है इक्विवेलेंट वेट, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट
वेट, ई है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स है। अब ये जो इक्विवेलेंट वेट है इसको कैसे निकाल लोगे तुम? इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास या मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एक्स, डिवाइडेड बाय एक्स। अब ये एक्स क्या है? एक्स होता है चार्ज ट्रांसफर्ड, एक्स होता है चार्ज ट्रांसफर्ड, या आप इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, या इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हुए हैं, एक रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं। मतलब क्या हुआ तुम्हें याद था, हम पहले पढ़ते थे कि कॉपर ने ऑक्सीडेशन करी तो दो रिएक्शन, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, याद होगा। तो दूसरे वाला क्या करता था? जिंक ऑक्सीडेशन करता था, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन पकड़ लेता था, जिंक बना देता, ऐसे कुछ बातें करी थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं इस रिएक्शन में? दो ही तो हुए, चार नहीं हुए। इसने दो छोड़े, यही वाले दो इसने पकड़ लिए, चार कहाँ हुए? दो हुए ना। कई बच्चे बोल रहे हैं सर चार हुए, दो हुए। इसने जो दो छोड़े थे उसने ही दो पकड़ लिए थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हुए। तो ये जो एक्स की वैल्यू है ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक्स यहाँ पर दो लोगे, एक्स यहाँ पर टू लोगे। कभी कभी क्या होता था कि यहाँ पर दो आ रहे थे, ये तीन इलेक्ट्रॉन उठाता था, तो पूरे करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते थे। तो अब मल्टीप्लाई कर कर जो आया, इसके जी बने 6 और इसने 6 उठाए, तो जो ये इक्वल इलेक्ट्रॉन्स करके वैल्यू आएगी तो उसकी वैल्यू एक्स की वो रखोगे, समझ रहे हो। अब इक्वल नहीं होंगे तो क्या रखोगे? बोलोगे मिनिमम रख दे। नहीं सर, पहले इक्वल करो इलेक्ट्रॉन्स को, जो इक्वल करके नंबर आया उसको रखो। 6 6 12 मत कर देना, 12 नहीं करना है, इन्वॉल्व तो 6 ही हुए ना, 6 छोड़े 6 लिए, 12 कहां से आए? समझे। तो ये एक्स की वैल्यू आपने ये लेनी है। समझ में आई होगी बात? पक्का क्लियर है। अब इसका न्यूमेरिकल कैसे करते हैं? बड़ा ही सिंपल है, पहले इसका फॉर्मूला बेस पर न्यूमेरिकल कर लो, फिर मैं आपको इसी में यूनिटरी मेथड सिखा दूंगा कि यूनिटरी मेथड कैसे लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास, मैं तुम्हें क्वेश्चन लिखवा देता हूं। मेरे पास क्वेश्चन है एक, मैं ऐसे लिख देता हूं, पूरा नहीं बोलता। मेरे पास एक कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन है, मेरे पास एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और मैंने 10 मिनट के लिए उसमें से करंट पास किया, मैंने उसमें से 10 मिनट के लिए करंट पास किया। और भी कुछ गिवन है, और गिवन है कि मैंने जो करंट दिया वो दिया 3 एम्पियर का। मैंने 10 मिनट के लिए उसमें करंट छोड़ा और करंट दिया है 3 एम्पियर का। ठीक है जी। ये बोलते हैं कि बताओ कितना कॉपर का मास, कितना कॉपर का मास डिपॉजिट होगा कैथोड पर जाकर। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इलेक्ट्रोड कॉपर की रही होगी, मान लो कुछ भी छोड़ दो, सही है। तो कितना कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर जाकर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़ोगे बच्चों? फॉर्मूला है मास का W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। देखो तुम्हें Z गिवन है, नहीं गिवन, I गिवन है, बिल्कुल गिवन है, T गिवन है, T भी गिवन है। एक बात याद रखना, इस वाले ZIT वाले फॉर्मूला में T को हमेशा सेकंड्स में रखोगे, T को हमेशा सेकंड्स में रखोगे, तो इसको सेकंड्स में करो तो 600 सेकंड आ जाएंगे। याद रखना T हमेशा कहाँ रखोगे? सेकंड्स में रखोगे। ओके, I को हमेशा एम्पियर में रखोगे, I हमेशा रखोगे एम्पियर में, T हमेशा रखोगे सेकंड में। याद रखना, अगर नहीं हुआ तो कन्वर्ट कर लेना। तो ये गिवन है, Z नहीं गिवन बच्चों, Z नहीं गिवन। तो Z नहीं गिवन तो Z के लिए फॉर्मूला निकाल लो, E/F। अब E भी नहीं पता तुम्हें, E के लिए फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय X। अब तुम्हें मॉलिक्यूलर मास किसका क्या डिपॉजिट होना? कॉपर, कॉपर का मॉलिक्यूलर मास याद होना चाहिए 63.5 ग्राम पर मोल, है ना। 63.5 होता है कॉपर में डिपॉजिट होता है, जिसने डिपॉजिट होना उसका मॉलिक्यूलर मास। तो ले लिया हमने। एक्स क्या होगा? एक्स निकालने के लिए तुम्हें इसका रिएक्शन बनाना पड़ेगा। कॉपर कैसे डिपॉजिट होगा? कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन उठाए होंगे तभी तो कॉपर बना होगा, तभी तो कॉपर बना होगा ना। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन उठाए होंगे तभी तो कॉपर बना होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए? तो हुए 2। तो यहां पर लिखो 63.5/2। इसको सॉल्व कर दो तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका आंसर कितना आएगा? 63 का हाफ हो गया 62 का 31, 31 का और 31.75 कितना आया? 31.75 ई आ गया। 31.75 ई आ गया तो यहाँ पर रख दो, ई की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 31.75 डिवाइडेड बाय 96,500, और इसका भी 100 था तो इंटू 100,
इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ रखो, मैं रख देता हूँ, मैं यहाँ रख देता हूँ ना वैल्यू, तो जो आंसर आएगा वो निकाल लेना। देखो तो ये क्या आया, z की वैल्यू क्या आई 3175 अपॉन 96,500 इंटू 100 इसके पॉइंट का आया है, इंटू आई कितना लिया मैंने 3 एम्पियर, करंट कितना लिया मैंने 600 सेकेंड, तो ये जीरो से ये जीरो तो काट ही दो, कट गया, 9 5 14 और 6 14 6 20 नहीं कटेगा, तो क्या करो तुम इससे काट दो 5 से ना, 5 से काट दो 25 से कट जाएगा वैसे, ठीक है, 25 1 25 बचे 6 तो 25 दूनी 50 बचे कितने 17, तो 25 अठे 200 होता ना, 25 सते 175 सही है, और यहाँ कर दो 25 3 जा 75 और 25 होने चाहिए थे, 4 बच गए तो 21 215, 25 अठे 200 बचे 15 यानी कि 150, 25 छिके 150 0, ये भी कट गया, तो 8 से 14 3 17 नहीं कटेगा, ये कट सकता है 8 14 3 17, ये भी नहीं कटेगा, तो उसको वैल्यू निकाल लेना, जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर। राउंड ऑफ में छोड़ रहा हूँ मैं अभी के लिए, याद रखना, समझे, मैं भी राउंड ऑफ में छोड़ रहा हूँ, अब कैलकुलेट तो कर लोगे, समझ में तो आया कैसे करना है पक्का। देखो ये मेथड आसान है, या एक और मेथड इसको सॉल्व करने का, क्या मेथड है वो समझो जरा। यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग लगता है बट ट्राई करो कि आप यूनिटरी मेथड से ही करो बच्चों, ठीक है जी। हमारे पास गिवन था कि CuSO4 10 टर्मिनल और करंट था 3 एम्पियर का, सही है, तो मुझे बताओ रिएक्शन क्या था, रिएक्शन था Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स उठाए थे तो कॉपर बना देना था जो कि डिपॉजिट होना था, अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है, 1 मोल कॉपर, ये कितना कॉपर हुआ, 1 मोल हुआ ना इसके साथ, तो 1 मोल कॉपर को क्या चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 1 मोल कॉपर बन रहा है ना, अब हम 1 इलेक्ट्रॉन को 1 फैरेड का चार्ज मानते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन जब होगा तो आप उसको 1 फैरेड का चार्ज मानोगे, यानी कि 1 फैरेड मतलब 96,500 कूलम मानोगे, 1 इलेक्ट्रॉन को 96,500 कूलम मानोगे, तो 1 मोल कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ, तो मैं बोल सकता हूं 1 मोल कॉपर 2 इंटू 96,500 कूलम की वजह से हुआ। अरे मैं 1 इलेक्ट्रॉन को 96500 कूलम का चार्ज मानूंगा, 1 मोल कॉपर क्यों डिपॉजिट हुआ बच्चों, 2 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 96,500 कूलम, सही है जी, ओके पक्का, ठीक है जी। 1 मोल कूलम का मोलिकुलर मास होता है 63.5, 1 मोल है ना, 2 मोल होते तो उसको डबल कर देते, इसका मतलब 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ है 2 इंटू 96,500 कूलम की वजह से, समझो, इतने कूलम चार्ज की वजह से, अगर इतना कूलम चार्ज देता तो इतना कॉपर डिपॉजिट होना था, अगर मैं इतना कूलम चार्ज देता तो इतना कॉपर डिपॉजिट होता, अब मैंने चार्ज दिया कितना, Q इज इक्वल टू IT, आई गिवन है, T गिवन है, तो 600 इंटू 300 कितना 1800, कितना दिया मैंने 1800 कूलम दिया, अगर इतना चार्ज देता तो इतना होता, अगर 1 कूलम चार्ज दूं तो 63.5 बटे 2 इंटू 96,500, अगर 1800 दूं तो इंटू 1800, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, समझ में आया, नहीं आया दोबारा सुनो, 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 96,500 कूलम चार्ज, तो 1 मोल कूलम 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से पैदा हुआ ना, सही है, 2 इलेक्ट्रॉन बोले तो 2 इंटू 96,500 कूलम चार्ज, तो 1 मोल कूलम 2000 इंटू साइन इतने चार्ज की वजह से हुआ, 1 मोल का मतलब है इतना वेट, तो 63.5 ग्राम होता डिपॉजिट होता अगर इतना चार्ज देते, हमने इतना नहीं दिया, हमने तो दिया इतना, Q इंटू IT करके निकाला ना, इतना दिया तो इतने वजह से कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा दो, 1 कूलम की वजह से इतना होता, इतने से वजह से इतना होता, तो आंसर आपके सामने आ जाएगा, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। कितना आसान है, मुश्किल है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा।
ठीक है, एक और क्वेश्चन करें, ठीक, एक और। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिल्यूट एक्वस NaCl को हमने किया, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की है, इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, हमने उसमें 10 मिली एम्पियर करंट दिया, उसको कितना दिया, 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर मतलब इसको एम्पियर में कन्वर्ट करो, 10 मिली एम्पियर मतलब इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना करंट दिया। ये बोलते हैं कि आप कितना टाइम लगेगा कि हमें हाइड्रोजन गैस 0.01 मोल मिले। वेट नहीं पूछा, मोल पूछा है, तो मोल्स में रख लेना, वेट रखना ही मत। समझे? नहीं समझ में आया, ट्राई करके देखो। टाइम देता हूं, 1 2 3। सर इतना तो नहीं जल्दी होगा, पॉज कर दो ना, मेरे 3 बोलने पे दोबारा जब हो जाएगा तो चला देना वीडियो। ठीक है, हो गया, नहीं हुआ तो मैं करके दिखाता हूँ। यूनिटरी मेथड लगाऊंगा, देखो इसमें तो मुझे आई दे रखा है, टी निकालना है, मोल्स दे रखे हैं मुझे, कितना मोल चाहिए। देखो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है, इसका मतलब Na नहीं गया होगा, H+ गया होगा, तो हाइड्रोजन गैस कैसे बनी होगी। देखो H+ गया होगा, H+ ने 1 इलेक्ट्रॉन उठाया होगा तो H बनाएगा, ये तो प्राइमरी चेंज था। इसका मतलब 2 H+ गए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन उठाए होंगे तो H2 गैस मिली होगी। समझे? तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, 1 मोल हाइड्रोजन गैस मिली है ना, 1 मोल हाइड्रोजन गैस मिली है, उसको चाहिए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 मोल, यहां पर 1 मोल है ना, 1 मोल हाइड्रोजन गैस को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 × 96,500 कूलम चार्ज। सही है ना, 1 मोल को इतना चार्ज चाहिए बच्चों, 1 मोल को इतना चार्ज चाहिए। हमें कितना मोल मिला, अगर 1 मोल निकलता तो इतना चार्ज चाहिए, हम तो बोल रहे हैं कि उसने तो लिबरेट किया सिर्फ इतना मोल, तो 0.01 मोल को कितना चार्ज चाहिए होगा, 2 × 96,500 × 0.01, यहां से इसको काट दो तो कितना आएगा, 900 900 1800, 1800 और 130 कितना, 1930 कूलम चाहिए होगा। यानी कि 0.01 मोल लिबरेट हुआ तो मैंने उसको इतना चार्ज दिया होगा तभी तो हुआ। अरे अगर इतना देता तो 1 मोल ना लिबरेट होता, हमारे पास तो लिबरेट हुआ 0.01, तो इसके लिए इतना चार्ज लगा होगा। सही है, इतना चार्ज लगा होगा, यानी कि Q कितना आया, 1930। Q 1930 आया तो Q का फॉर्मूला होता है I × T। मुझे तो टाइम निकालना है ना कितना, तो मुझे I गिवन है 1930 × I तो गिवन है 10 × 10⁻³ × T। अरे T निकाल दो भैया, कैसे निकालेंगे, 1930 बटे 10 × 10⁻³ ये ऊपर भेज दो, 10⁻³ सही है, इस 10 से इसको काट दो तो आंसर क्या है, 193,000, यही तो आया। इतने सेकंड्स लगेंगे, इतने क्या लगेंगे, सेकंड्स लगेंगे ताकि लिबरेट हो जाए। समझ में आया? ओके, समझ में आया बच्चों, क्या किया हमने, बहुत ही आसान है, यूनिटरी मेथड कैसे लगाया है, कितना मोल है कितना वो है, तो उसको प्लीज़ प्रैक्टिस करें, समझ में आएगा। हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ऐप है सिग्मा कोचिंग क्लासेस नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसको डाउनलोड करें, काफ़ी सारा कंटेंट मिलेगा आपको फ्री में, कुछ पेड है, उसको देखें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसमें करंट अफेयर्स भी मैं डालता हूँ, NDA की एग्जाम्स की प्रैक्टिस के लिए ट्राई करेंगे हम धीरे धीरे रीजनिंग, और हम चाहते हैं कि हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी स्टार्ट करें। अगर किसी बच्चों को रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट करें, या मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, तो हम उसकी क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।